Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about some process. So आपका सिस्टम जब शट डाउन होता है तो सब कुछ बंद हो जाता है, पर जब आप उसे ऑन करते हैं तो कौन होता है जो आपके सिस्टम को फिर से रन करता है, कौन उसकी जान डालता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। जिसे समझना हर एक लिनक्स एडमिन, डेवऑप्स इंजीनियर एंड ए क्लाउड इंजीनियर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे बूटिंग प्रोसेस के हर स्टेप का रियल वर्क। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस। सो गाइज, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली बूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम को पावर ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है रैम के अंदर, ताकि यूजर उस सिस्टम को यूज कर सके। बेसिकली हमें नीड क्यों होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिना बूटिंग के लोड नहीं हो पाता है। जो हमारा ओएस होता है वो विदाउट बूटिंग आपका लोड नहीं हो पाता है, एंड ये हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है। जो आपका बूटिंग है वो आपका हार्डवेयर को कनेक्ट करता है आपके बूटिंग से, जो आपका बूटिंग प्रोसेस है उससे। एंड सर्वर या सिस्टम स्टार्टअप ऑटोमेशन के लिए जो प्रोसेस क्रिटिकल होता है वो भी आपका मैनेज करता है बूटिंग प्रोसेस। सो अभी हमारे बूटिंग प्रोसेस कुछ स्टेप्स में वर्क करता है। हमारा बूटिंग प्रोसेस जो है वो कुछ स्टेप्स में वर्क करता है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो बेसिकली इसके 6 स्टेप होते हैं। 6 स्टेप कौन कौन से होते हैं गाइज? 6 स्टेप हमारे होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बायोस, सेकंड जो होता है वो होता है हमारा MBR, थर्ड हमारा गर्भ होता है, फोर्थ हमारा कर्नल होता है, फिफ्थ हमारा इनिट जिसे आप सिस्टम डी के नाम से भी जानते हैं, एंड जो 6 होता है वो होता है हमारा रन लेवल जिसे आप टारगेट के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे 6 स्टेप होते हैं। बायोस, MBR, गर्भ, कर्नल, इनिट एंड सिस्टम डी, और रन लेवल एंड टारगेट। बायोस, उसके बाद हमारा जो सीक्वेंस में ये चलता है बायोस, MBR, गर्भ, कर्नल, इनिट, रन लेवल, या फिर बायोस, MBR, गर्भ, कर्नल, सिस्टम डी एंड टारगेट। तो कुछ ये हमारे इसके स्टेप्स होते हैं। कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि बूटिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल बायोस क्या होता है गाइज। जो बायोस होता है हमारा, बेसिकली ये एक फर्मवेयर है जो सिस्टम के मदरबोर्ड पर होता है। बायोस क्या है? आपका एक फर्मवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मदरबोर्ड पर होता है, आपके हार्डवेयर पर। एंड जैसे ही पावर ऑन होता है तो सबसे पहले जो वर्क करता है वो आपका बायोस करता है। तो बेसिकली जैसे कि हमारा ये एक लैपटॉप है और इसका जब हम पावर ऑन करते हैं तो जो वो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, हमारे पास स्क्रीन आती है, ब्लैक स्क्रीन आती है, उस पे कुछ नंबर्स आते हैं, आइकन आता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शो करता है। वो सारा जो प्रोसेस होता है वो ओवरऑल प्रोसेस हमारे बूटिंग प्रोसेस के अंदर ही होता है। जब भी आप पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले काम जो करता है वो हमारा बायोस करता है। ये कैसे काम करता है? तो ये एज ए पोस्ट काम करता है। अब ये पोस्ट क्या होता है? तो गाइज, पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इट मीन्स आपका रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ये सभी चेक करता है कि प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। आपका जो बूट डिवाइस को डिटेक्ट करता है, जैसे कि आपका HDD है, USB है, CD DVD है, इनको डिटेक्ट करने का काम भी आपका बायोस करता है। एंड जो आपके बूटेबल डिवाइसेस हैं वो MBR को कॉल करता है। एंड जब आप सिस्टम ऑन करते हो सबसे पहले आपको एक ब्लैक
सो जैसे ही आप एक सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक ब्लैक स्क्रीन या फिर मैन्युफैक्चर का लोगो दिखाई देता है। वो आपका क्या होता है, वो आपका बायोस का काम होता है। सो कुछ इस तरीके से ही हमारा बायोस वर्क करता है। सो बेसिकली जो आपका बायोस और UEFI आर टू इनिशियल फर्मवेयर इंटरफेसेस responsible for initializing hardware components, running system diagnosis and supporting the startup of the operating system on a computer. So basically हमारा BIOS it means basic input output system. As soon as the computer is switched on, the BIOS assume command and execute the power on self test to ensure the initial hardware components including the RAM, CPU, storage devices are functioning properly. It means आपका properly work कर रहा है या नहीं. And once the boot device has been identified, the BIOS proceed to search for master boot recorder. It means MBR on the storage device. These contains the crucial initial bootloader code. So after that our work MBR master boot recorder. So first of all, what is MBR and how it works? So MBR is located in the first sector of a storage device. Usually the first our जो MBR है वो उसका साइज जो है वो होता है 512 बाइट्स। क्या साइज होता है आपके MBR का? यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बायोस इट मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आफ्टर दैट हमारा आता है MBR इट मीन्स मास्टर बूट रिकॉर्डर, मास्टर बोट रिकॉर्ड। ये होता है हमारा MBR। जो आपका MBR होता है गाइज, इसका जो साइज होता है वो होता है 512 बाइट्स एंड इन कंसिस्ट ऑफ द 3 components as like the primary bootloader information occupies the initial our 446। सो आपका जो प्राइमरी बूट लोडर होता है वो आपका जो प्राइमरी बूट लोडर की इंफॉर्मेशन ऑक्यूपाई करता है वो आपका 446 बाइट्स के अंदर होता है। एंड जो आपका यहाँ पर 64 बाइट्स हैं वो आपके पार्टीशन टेबल इंफॉर्मेशन फिल करता है। आपका जो पार्टीशन टेबल इंफॉर्मेशन होता है वो 64 बाइट्स के अंदर स्टोर होता है। एंड जो आपका बच गया 2 बाइट्स, तो 2 बाइट्स किसके लिए यूज किया जाता है? वो सिंपली आपके लास्टली द MBR वैलिडेशन चेक ऑल्सो नोन एज द मैजिक नंबर रिसाइड्स इन द फाइनल 2 बाइट्स। सो इस तरीके से आपका जो 512 बाइट्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है आपके प्राइमरी बूट लोडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो 64 बाइट होता है वो आपके पार्टीशन टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। एंड जो लास्ट होता है ये आपके MBR वैलिडेशन चेक से रिलेटेड आपके मैजिक नंबर, आपके रिसाइड्स, वो ऑल ओवर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में आपका MBR यहाँ पर डिवाइडेड होता है। एंड MBR हैज लिमिटेशन इन सपोर्टिंग only for primary partition or 3 primary partition and 1 extended partition which can further contain multiple logical partition. This restricts the number of partition usable on a disk. MBR uses 32-bit addressing, limiting disk size to terabyte. Larger disk cannot be fully utilized under MBR due to this limitation. So basically बात करें हमारा जो MBR होता है इन अ सिंपल वे,
क्या होता है गाइज, आपका एक MBR जो है हार्ड डिस्क का फर्स्ट सेक्टर होता है, जिसका साइज जो है वो आपका 512 बाइट्स होता है। ये बताता है कि बूटेबल पार्टीशन कौन सा है। MBR में बूट लोडर होता है, जो आपका गर्भ की फर्स्ट स्टेज होती है, जो आपका बूट लोडर है वो। सो MBR का साइज कितना होता है, 512 बाइट्स। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। बूट लोडर कोड जो है वो आपका 446 बाइट में होता है। आपका पार्टीशन टेबल जो होता है 64 बाइट में होता है। आपका बूटिंग जो सिग्नेचर है, आपका MBR वैलिडेशन चेक है, वो आपका 2 बाइट्स के अंदर होता है। मेनली आपकी जो पार्टीशन टेबल होती है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है MBR जो ओल्ड ट्रेडिशनल है, एंड जो सेकंड होती है वो होती है GPT, जो कि GUID पार्टीशन टेबल जो मॉडर्न सिस्टम्स पे होती है। GPT ज्यादा सिक्योर और लार्ज डिस्क सपोर्ट करता है आपका GPT। सो कुछ इस तरीके से आपका MBR काम करता है। एंड आपका थर्ड वन होता है गाइज आपका गर्भ। क्या होता है आपका गर्भ? सो बेसिकली गर्भ क्या होता है? गर्भ का मतलब होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। गर्भ का मतलब होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। सो अभी आप कहेंगे कि बेसिकली गर्भ क्या होता है। सो ये एक बूट लोडर होता है जो कर्नल को लोड करता है। गर्भ क्या होता है? ये एक बूट लोडर होता है जो कर्नल को लोड करता है। सो गर्भ स्टैंड्स फॉर ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। It's an old bootloader in the Linux world, responsible for managing the boot process of a computer. And our गर्भ, so यहाँ पर आपके गर्भ 2 most commonly use the modern Linux operating system and कैसे वर्क करता है आपका गर्भ। सो बात करें, गर्भ मेन्यू आता है जिसमें आपके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। एंड आपका जो VM लिनक्स है वो कंप्रेस्ड कर्नल इमेज को लोड करता है। एंड इनिट RD या फिर आपका इनिट RAM FS को लोड करता है, टेम्परेरी रूट FS। एंड जो आपकी गर्भ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी गर्भ कॉन्फ़िगरेशन फाइल एज लाइक /boot/गर्भ2 /गर्भconf गर्भ.cfg। तो कुछ इस तरीके से आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है रेड हैट के अंदर। सेम ऐसे ही हम उबंटू सिस्टम के अंदर बात करें तो वहां पर हमारे डेबियन सिस्टम में होती है कुछ इस तरीके से गर्भ.cfg। कुछ इस तरीके से हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। एंड जो आवर गर्भ कमांड्स होती हैं वो गर्भ2 इंस्टॉल हो सकता है, या फिर आपका गर्भ2 -mkconfig -o/boot/गर्भ2 गर्भ.cfg। कुछ इस तरीके से हमारी कमांड्स यहाँ पर होती हैं। एज लाइक मैं मेंशन भी कर देती हूँ, गर्भ2 -install, ये हमारी कमांड्स होती हैं। एंड देन सेकंड गर्भ2 -mkconfig -o/boot/गर्भ2 /गर्भ.cfg गर्भ.cfg। कुछ इस तरीके से हमारी कमांड्स होती हैं गर्भ के अंदर। सो यहाँ पर बात करें कि हमारा जो गर्भ है गाइज वो गर्भ2 रीड्स द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द /boot/गर्भ2 /गर्भ.cfg फाइल ऑन ट्रेडिशनल BIOS बेस्ड मशीन्स एंड from the /boot/EFI
and EFI Red Hat and /garb.cfg file on UEFI machines. सो अलग अलग मशीन में ये अलग अलग तरीके से वर्क करता है हमारा गर्भ। गर्भ में क्या होता है गाइज, ट्रेडिशनली इनिटाइडी वाज यूज्ड बट मॉडर्न सिस्टम ऑफन यूज इंटीफॉर्म्स ए मोर फ्लेक्सिबल सक्सेसर and it's more versatile, allowing for a more modular approach to including essential files and drivers in the गर्भ। सो बेसिकली इस तरीके से हमारा गर्भ काम करता है। गर्भ के बाद आता है हमारा कर्नल। सो गाइज कर्नल क्या होता है, बेसिकली द कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग abstraction and controlling interactions between hardware and software. After the init-id image completes its task, the kernel takes control. It initializes the system hardware, mounts the root file system, and begins the user space initialization process. The kernel uses information provided by the init-id to mount the actual root file system as like ext4, xfs specified in the boot parameters. So basically हमारा जो कर्नल है गाइज, इन अ सिंपल वे कर्नल क्या होता है, कर्नल एक कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का वर्क करता है। गर्भ के थ्रू कर्नल रैम में लोड होता है। देन आपके जो कर्नल पैरामीटर्स हैं वो एज लाइक रो, क्विट, इनिट, कंसोल, आपका रूट, डेव, SDA1 एटसेट्रा। सो अगर बूट टाइम पे आपको कर्नल पैनिक एरर मिलता है, इसका मतलब कर्नल या रूट फाइल सिस्टम से रिलेटेड इशू है। तो इस तरीके से हमारा कर्नल वर्क करता है। कर्नल के बाद हमारा आता है इनिट, या फिर आप बात करें सिस्टम डी की। तो ये हमारा काम करता है। तो क्या होता है गाइज, ये होता है, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है जो कर्नल के बाद चलता है। ओल्डर सिस्टम में इनिट यूज होता था, जो कि आपका /etc/init टैप करके शो होता है। क्या होता है /etc/init टैब। इस तरीके से हमारा यूज होता है ओल्डर सिस्टम में। अभी जो मॉडर्न लिनक्स डिस्टोज हैं, हमारा रेड हैट 9 है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं सिस्टम डी। सो बेसिकली ये क्या होता है गाइज, जो आपका सिस्टम डी होता है ये सर्विसेज को मैनेज करता है, बूट टाइम को ऑप्टिमाइज करता है, लॉगिंग करता है। इसमें हमारे के किस तरीके से कुछ कमांड्स होती हैं, इंपोर्टेंट कमांड्स होती हैं एज लाइक सिस्टम ctl स्टेटस। आपको कोई भी सर्विस का स्टेटस चेक करना है तो आप इस कमांड का यूज करते हैं, आगे आप देते हैं सर्विस नेम। देन नेक्स्ट होता है सिस्टम ctl स्टेटस की जगह आप स्टार्ट करते हैं, या फिर आप रीस्टार्ट करते हैं, या फिर आपका स्टॉप होता है। तो इस तरीके से आपका काम करता है सिस्टम ctl। एंड बात करें कि आपको लॉग्स चेक करने होते हैं, वहां पे आप यूज करते हैं जनरल ctl कमांड का। तो ये हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कि एज लाइक हमारा जो जनरल ctl है वो कैसे काम करता है। जैसे कि आपको मान लीजिए लॉग्स देखने हैं तो आप यूज करते हैं जनरल ctl हाइफन, ऑप्शन यूज करते हैं XE। एंड ऐसे ही मान लीजिए आपको एक्टिव सर्विसेज चेक करना है तो आप यूज करते हैं सिस्टम ctl लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन टाइप इज इक्वल टू सर्विसेज। सो ये आपकी एक्टिव सर्विस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आपका ये जो यहाँ पर आपका इज इक्वल टू आता है,
तो कुछ इस तरीके से ये कमांड आपकी एक्टिव सर्विसेज को शो करती है। एंड ऐसे ही आपको बूट टाइम एनालाइज करना हो तो आपकी कुछ इस तरीके से कमांड होती हैं, systemd -analyze। तो ये आपके बूटिंग टाइम एनालिसिस के लिए यूज होने वाली कमांड्स होती हैं। आप आपके सिस्टम पर यहाँ पे चेक कीजिए। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेती हूँ। सो यहाँ पे क्या होता है गाइज, यहाँ पर मान लीजिए मेरे को कोई भी सिस्टम का स्टेटस चेक करना है। मेरे को ये चेक करना है कि मेरे मशीन के अंदर एनजिनिक्स या फिर हमारा जो HTTPD है वो इंस्टॉल है या नहीं है। सो वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी systemctl status HTTPD। एंटर किया तो ये बोल रहा है HTTPD सर्विस कुड नॉट बी फाउंड, कि हमारा यहाँ पर HTTPD सर्विस नहीं है। ऐसे ही आप चेक करिए SSHD, तो ये सर्विस आपकी एक्टिव शो हो रही है। तो ऑल ओवर एक्टिव सर्विस को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं आपकी इस टाइप की कमांड्स जो कि आपके एक्टिव सर्विस के लिए होती है। ऑल ओवर लिस्ट यहाँ पे वो शो करती है। तो क्या हमारी ये कमांड वर्क करती है वो चेक करते हैं हम। तो मैं यहां से एग्जिट किया, एंटर कीजिए। तो ये ऑल ओवर आपकी जो भी एक्टिव हैं एंड आपकी जो फेल्ड है वो ऑल ओवर सर्विसेज यहाँ पे आपको शो करवा रहा है कि आपकी ये ऑल ओवर सर्विसेज जो हैं वो एक्टिव हैं। आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो आपको अगर ऐसे नहीं, आपको एक देखना है फायरवॉल सर्विस, तो आप यहाँ पे इसको कीजिए कॉपी, यहाँ से कीजिए आप क्विट। तो आपने क्विट कर दिया। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करना है आपको, यहाँ पे स्टेटस चेक करना है। आपने यहाँ पे किया स्टेटस, किसका स्टेटस चेक करना है वो आपने अभी पेस्ट किया था firewall.service। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव है, देन आपको वहां पर भी ये एक्टिव शो कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपकी ऑल ओवर सर्विसेज। आपको स्टॉप करना है आप स्टॉप कर सकते हैं, रिस्टार्ट करना है आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, आपको स्टार्ट करना है, वो ऑल ओवर चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं systemctl कमांड की हेल्प से आपके इनिट के अंदर। एंड इसके बाद हमारा होता है क्या गाइस, हमारा इनिट में जो ऑल ओवर सर्विसेज हैं ये काम करती हैं। आपका जो टारगेट है, डिवाइस है, माउंट है, टाइमर है, वो ऑल ओवर स्टेप्स आपके यहाँ पर इनिट में होते हैं। तो इट इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट रन्स इन द सिस्टम विद द प्रोसेस ID of 1 and after the kernel has loaded and initialized its handover control the system init process. Traditional Unix system use the init process with different run levels, where each run level represented a different system state. But in modern Linux system, including those based on Red Hat Enterprise Linux, have transited using systemd, which serves as a replacement for init and introduce a more flexible and efficient approach to managing system. So systemd reads its configuration from unit files located in directories such as /etc/systemd/system and /usr/lib/systemd and system. System daemons, also known as background process or services. During the boot process, the init or systemd process is responsible for starting system daemons. So some following examples: systemd unit types as like service. So control and manage individual system service. Target represents a group of units that define system states. Devices manage hardware devices and their availability. Mount handles
file system mounting, and our timer schedule task to run at specific intervals. So as like our work system D and init. So basically अभी हम बात करते हैं हमारे लास्ट एंड सिक्स्थ फील्ड की. सो वो क्या होता है, वो होता है हमारा रन लेवल. सो गाइज रन लेवल कितने होते हैं हमारे, व्हेन सिस्टम स्टार्ट्स सिस्टम डी एक्टिविटीज द डिफॉल्ट डॉट टारगेट सिंबॉलिक लिंक which points to the true target unit. Following all run level and target. So following are the target groups. So all over target group of 7, 0 to 6. So power off dot target, it means run level 0. So power off or shut down the system. And rescue dot target, which run level 1 launches a rescue shell session. And third, multi-user dot target, which run level 2, 3, 4 non-graphical and multi-user system. And our fourth, graphical dot target and run level 5 graphical multi-user interface. And last one, reboot dot target, which run level 6 reboots the system. Once system daemons are initialized, the system is ready to handle user interactions. That means the user is presented with a login screen for the freshly booted Linux system. So simply our changing the default target to boot into each target represents a certain level of functionality and is used for grouping other units. When you set up default target unit, the control target remains unchanged until the next reboot. As like our command systemctl get default, systemctl list unit -- type target, and systemctl set default, and systemctl set default multi-user dot target, systemctl get default, reboot, all over commands using here. So changing the current target. So basically system determine the current target, systemctl get default. So here our ये जो सिस्टम का डिफरेंट मोड्स होते हैं यहाँ पर आपके रन लेवल टारगेट्स में, जैसे GUI, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर मोड, ऑल ओवर. सो आपके 7 टाइप के रन लेवल होते हैं. ट्रेडिशनल रन लेवल 0 जो कि आपका शटडाउन के लिए होता है, आपका रन लेवल 1 सिंगल यूजर मोड, आपका रन लेवल 2 जो कि विद नेटवर्क ही होता है, मल्टी यूजर, एंड आपका थर्ड जो होता है मल्टी यूजर कमांड लाइन, फिफ्थ जो होता है मल्टी यूजर ग्राफिकल, एंड जो सिक्स्थ है वो होता है रिबूट के लिए. बात करें कि अभी जो मॉडर्न है इक्विपमेंट हमारे, वहां पर आपका सिस्टम डी रन लेवल यूज किए जाते हैं. टारगेट्स जो हमारे सिस्टम डी टारगेट्स हैं वो यूज किए जाते हैं. तो बेसिकली वहां पर आपका शटडाउन के लिए आप यूज करते हैं पावर ऑफ डॉट टारगेट का. सिंगल यूजर मोड के लिए आप करते हैं, जैसे कि आपको शटडाउन करना है तो आप करते हैं पावर ऑफ डॉट टारगेट. आपको करना है सिंगल यूजर मोड तो आप करते हैं यहाँ पे रेस्क्यू डॉट टारगेट. आपको करना है CLI बेस्ड सिस्टम तो आप वहां पे करते हैं मल्टी यूजर डॉट टारगेट. एंड आपको करना है ग्राफिकल डॉट टारगेट GUI मोड के लिए, सो आप करते हैं ग्राफिकल डॉट टारगेट. देन आपको रिबूट करना है तो रिबूट डॉट टारगेट. इस तरीके से आप टारगेट्स यूज करते हैं. बेसिकली हमारी कमांड्स क्या होती हैं गाइज, बेसिकली हमारी कमांड्स जो हैं
वो यहाँ पर होती हैं एज लाइक करंट डिफॉल्ट टारगेट। आपको चेक करना है तो आप करेंगे सिस्टम CTL, देन गेट डिफॉल्ट, गेट हाइफन डिफॉल्ट, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो करंट डिफॉल्ट टारगेट क्या है वो है ग्राफिकल डॉट टारगेट। इस तरीके से आप चेक करते हैं। अभी आपको सेट डिफॉल्ट करना है, जैसे कि आपको ग्राफिकल डॉट टारगेट करना है या फिर आपको अदर करना है तो आप सेट डिफॉल्ट कमांड का यूज करते हैं एज लाइक सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट। जो आपको सेट करना है आप वो करते हैं एज लाइक आपको क्या क्या सेट करना है। आपको मान लीजिए यहाँ पर करना है ग्राफिकल, सो आपको जो भी यहाँ पर टारगेट सेट करने हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं एज लाइक ग्राफिकल डॉट टारगेट। मैंने यहाँ पे किया तो हमारा अभी क्या है, ग्राफिकल डॉट टारगेट ही है करंट में। तो मैंने यहाँ पे ग्राफिकल डॉट टारगेट किया तो जैसे ही आपके ऑथेंटिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिए। सो आपका ये अभी आप डिफॉल्ट चेक करते हैं तो आपका ग्राफिकल ही था, बट आप यहाँ पे क्या सेट करना चाहते हैं, आप ग्राफिकल सेट ना करके आप चाहते हैं मल्टी यूजर डॉट टारगेट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टी यूजर डॉट टारगेट, एंटर किया। यहाँ पे मेरे को ये एक बार के लिए आपके एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पूछता है और अभी आप यहाँ पे डिफॉल्ट करके गेट डिफॉल्ट करके चेक कीजिए तो आपका मल्टी यूजर डॉट टारगेट शो हो रहा है। इसने क्रिएटेड ए लिंक, ऐसे एक लिंक क्रिएट किया है। सो अभी हमारा जो क्या है, अभी हम मल्टी यूजर डॉट टारगेट में है। फिर से हमें किस में जाना है, आपको जाना है ग्राफिकल डॉट टारगेट में। आप ग्राफिकल डॉट टारगेट में जाइए, आपके एडमिन के पासवर्ड दीजिए, देन अभी आप चेक करेंगे तो आप कहाँ पर हैं, आप ग्राफिकल डॉट टारगेट में हैं। तो इस कुछ इस तरीके से आप चेक करते हैं। आपको आइसोलेट कर सकते हैं आप इसको। सो सिस्टम CTL आइसोलेट मल्टी यूजर डॉट टारगेट, एंटर कीजिए। यहाँ पे आप रूट के पासवर्ड दीजिए। तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिर से आपका एक जो ये स्क्रीन आ रहा है बायोस का स्क्रीन था और ये लोकल होस्ट लॉगिन के लिए हमें बोल रहा है। तो आपको किससे लॉगिन करना है, क्या वो ऑल ओवर सिस्टम आप यहाँ पे दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे किया रूट, पासवर्ड दिए मैंने। सो आप यहाँ पर आपके आइसोलेट आप मल्टी यूजर डॉट टारगेट से लॉगिन कर गए हैं जो कि आपका CLI है। आप चेक कर सकते हैं ऑल ओवर कमांड्स। मैं यहाँ पर whoami करती हूँ, रूट pwd करती हूँ तो ये हमारा CLI चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा CLI चलता है। अभी आपको यहाँ पर जाना है तो आप क्या करेंगे, सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट ग्राफिकल डॉट टारगेट, एंटर कीजिए। यहाँ पे आप चेक करेंगे गेट डिफॉल्ट करके सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट, तो आपका ग्राफिकल डॉट टारगेट शो कर रहा है। अभी आपको जाना है, कहाँ पर जाना है, आपको ग्राफिकल डॉट टारगेट में जाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिस्टम CTL आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट, एंटर कीजिए। फिर से आपकी वो ऑल ओवर प्रोसेसेस चली यहाँ पर। देन अभी हमारे पास जो बोटिंग बायोस वाला है, देन आपके वो ऑल ओवर जो प्रोसेस चलती हैं हमारी वो यहाँ पर चलने वाली हैं। सो आप फिर से किस टाइप के यहाँ पर आ गए हैं, आप आ गए हैं आपके उसी सर्वर पर जो आप इजीली अब वर्क कर पाएंगे। जो आप CLI से थे, अभी आप कहाँ आ गए हैं, आप आ गए हैं ग्राफिकल के अंदर। आप अपने
CLI मोड से। तो कंप्लीटली CLI मोड करना हो तो आप जा सकते हैं सिस्टम CTL आइसोलेट मल्टी यूजर डॉट टारगेट, एंड वहां से आपको फिर से GUI में आना है तो आप कर सकते हैं सिस्टम CTL आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट। सो आप यहाँ पे अब आ गए हैं आपके ग्राफिकल के अंदर, जो कि आपका ग्राफिकल डॉट टारगेट मोड है। यहाँ पर आपके ऑल ओवर GUI चल रहा है, वो सारी चीजें तो कुछ इस तरीके से हमारा काम करते हैं ये ऑल ओवर टारगेट्स। सो आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। सो आपका यहाँ पर आज का टॉपिक खत्म होता है हमारे बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड। सो इन दी एंड हम बात करें कि बूटिंग प्रोसेस एक बैकबोन है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बिना इसके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। बायोस से लेकर रन लेवल, इट मीन्स हमारे टारगेट तक हर एक स्टेप का अपना यूनिक और क्रिटिकल रोल होता है। अगर आप एक लिनक्स सिस्टम एडमिन बनना चाहते हो या एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, सो गाइज यहाँ पर आपको समझना आपके डेली ट्रबल शूटिंग में हेल्प करेगा आपका जो ये टॉपिक है आज का हमारा बूटिंग प्रोसेस। सो बूटिंग प्रोसेस का हर स्टेप एक पजल की तरह होता है। अगर एक भी स्टेप यहाँ पे मिसिंग हुआ तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। बट अगर आपको हर स्टेप का वर्क और कमांड समझ में अच्छे से आता है तो आप किसी भी सर्वर को फिर से रन कर सकते हैं, उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसको इजीली आप वर्क करवा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उस पर आपको या तो वीडियो के थ्रू या फिर मैं कमेंट में ही आपका आंसर देने का ट्राई करूंगी। साथ ही आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद। जय भारत। थैंक यू गाइस।